हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो आज है 23 दिसंबर और जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के एक नए करंट अफेयर में चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, हाल ही में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 21 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। जी हाँ, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जी हाँ, जो महान गणितज्ञ थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्म 1987 को हुआ था, 22 दिसंबर 1987 को हुआ था, उन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है और उनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। भारत सरकार ने इसे 2011 में घोषित किया। जी हाँ, भारत सरकार ने राष्ट्रीय गणित दिवस को 2011 में घोषित किया और वर्ष 2012 से पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाने लगा। रामानुजन ने संख्या सिद्धांत और अनंत श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान दिया। भारत की गणितीय परंपरा अत्यंत प्राचीन समृद्ध है, जिससे शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार शामिल है। रामानुजन के स्वतंत्र रूप से लगभग 3900 गणितीय सूत्रों में प्रारंभ की खोज की तथा रामानुजन का कार्य सैद्धांतिक भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान, क्रिप्टोग्राफी और उन्नत गणित जैसे क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय गणित दिवस है जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हमारे श्रीनिवास रामानुजन जो महान गणितज्ञ थे उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 1887 में 22 दिसंबर के दिन हुआ था और भारत सरकार ने इसे 2011 में घोषित किया और 2012 से हर वर्ष यह राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मना रहा है। और रामानुजन ने संख्या सिद्धांत और अनंत श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो आज हम चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन, जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी ने अपने कहाँ पर हाल ही में अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी समय असम के दौरे पे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 3 देशों की यात्रा करने के बाद वापस लौटे हैं, तो इस समय वो असम में दौरे पे हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। जी हाँ, असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। आज की व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर का उद्घाटन असम डिब्रूगढ़ में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को असम के डिब्रूगढ़, जी हाँ, असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाम रूप में, जी हाँ, असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाम रूप में, इतना आप लोग याद रखेंगे, 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है। यह प्रोजेक्ट जो है असम वैली फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी लिमिटेड PVFCCL के तहत बनाया गया है और यह हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगा। यह फर्टिलाइजर के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे किसानों का कल्याण होगा और पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद किसानों के समर्थन और आयात में भी कमी का लक्ष्य है और 2030 तक संचालन होने की इसकी उम्मीद है। तो यहाँ पर शिलान्यास कर दिया गया, 2030 तक इसकी संचालन होने की उम्मीद है। इससे क्या होगा, पूर्वोत्तर के किसानों को काफ़ी लाभ होगा, आयात में कमी आएगी और उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। यह हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगा। तो आइए असम के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा असम के, तो असम के बारे में थोड़ा जानेंगे कि असम की राजधानी दिसपुर है और वहाँ के जो असम की राजधानी दिसपुर है। त्यौहार यहाँ पे अम्बुबाची मेला, जो कि कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। जी हाँ, अम्बुबाची मेला जो त्यौहार यहाँ पर है। नेशनल पार्क यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे मानस है, काजीरंगा है। नृत्य यहाँ पे बिहू मनाया जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम में हमारे पूछा भी गया है। और सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप भी यहीं पे है। जी हाँ, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है जो यहीं पर है। प्राचीन काल में इसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है। यह हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। अहोम साम्राज्य ने यहाँ पे शासन किया है। 13वीं सदी में इन्होंने स्थापना किया और 600 वर्षों तक राज किया।
ब्रिटिश नियंत्रण में यह 1826 में आया था। तो यह हमारे असम से संबंधित स्टैटिक जीके था, जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने असम के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो इसका ऑप्शन है जय शाह, ऑप्शन नंबर डी बी देवजीत सैकिया, ऑप्शन नंबर सी सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर डी गौतम गंभीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जय शाह। जी हाँ, जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन है इस समय, उनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। यह अवार्ड क्यों मिला, किस लिए मिला, किन उपलब्धियों को मिला, आइए इसके बारे में जानते हैं व्याख्या अगले स्लाइड पर देखेंगे। तो जैसा कि एनडीटीवी इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर जय शाह को एनडीटीवी इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। वह 2019 से 2024 तक बीसीसीआई के सचिव रहे। दिसंबर 2024 में आईसीसी अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में वेतन सामान, यूपीएल की शुरुआत, डब्ल्यूपीएल, जी हाँ डब्ल्यूपीएल की शुरुआत, रिकॉर्ड आईपीएल मीडिया अधिकार सौदे जैसे बड़े सुधार हुए। महिला क्रिकेटरों की फीस में भी सभी प्रारूपों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जैसे महिला खिलाड़ियों को अब 6 लाख रुपये प्रति वनडे, 3 लाख रुपये प्रति T20 और 15 लाख रुपये प्रति टेस्ट मैच मिलते हैं, जो कि पहले तुलना में काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जय शाह जी जब से मतलब आए हैं क्रिकेट के इस दुनिया में, तब से उन्होंने तमाम उल्लेखनीय सुधार किए हैं। खासकर महिलाओं की फीस से संबंधित, जो कि पहले बहुत ही यह चर्चा का विषय रहता था कि महिलाओं को बहुत कम वरीयता दी जाती थी और कम फीस भी इन्हें दिया जाए। लेकिन अब जब से ये आए तब से उन्होंने फीसें बढ़ा दी हैं। पुरुषों के लगभग इन्हें पैसे मिलते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया और इसकी स्थापना 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष जो हैं पहले देवजीत सैकिया थे, अब मिथुन मिन्हास को बनाया गया। जी हाँ, हाल ही में मिथुन मिन्हास जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो इसे भी आप लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग हमारे इस चैनल को जीएस विथ फ्रेम को आप लोग हम सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। सभी हमारे टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को पानी है। बाकी हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने राय भी अगर कुछ है तो अपनी राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ हम लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसका आंसर भी आप लोग ज़रूर दिया करें। चलते हैं फिर अगले स्लाइड पे भी कुछ करने का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला है कि तमिलनाडु सरकार ने चिकनी छोर वाले ऊदबिलाव के संरक्षण की पहल शुरू की है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा में तंजावुर, तिरुवरूर, कुड्डालोर जिलों में पाए जाने वाले चिकनी चमड़ी वाले ऊदबिलाव के अध्ययन संरक्षण के लिए संरक्षण पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम जनसंख्या आकलन, पर्यावरण मानचित्रण और प्रदूषण, पर्यावरण हानि और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे खतरों को कम करने पर केंद्रित है। ऊदबिलाव आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज है। इस परियोजना को 2025-26 के लिए 20 लाख की मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि तमिलनाडु सरकार ने चिकनी छोर वाले ऊदबिलाव को, जो कि चिकनी चमड़ी वाले होते हैं, उनके अध्ययन और संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की है और आईयूसीएन के संकटग्रस्त श्रेणी में यह ऊदबिलाव दर्ज है। तो हम लोगों ने पहला फैक्ट पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे फैक्ट पे। दूसरा देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को LBM-3M6 मिशन का उपयोग करके ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित यह उपग्रह पृथ्वी की निम्नग्रह कक्षा में स्थापित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह होगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सीधे विश्व भर के सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंचाना है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से स्पेस एंड टेक का बहुत गजब क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, जिसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को LBM-3M6 का मिशन का उपयोग करके ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का है जो ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा
और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सीधे विश्व भर के सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंचाना है। तो इसे भी आप लोग ये याद रखिएगा। इसरो के बारे में हम लोग जानते हैं, इसरो की जो भारतीय स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं बी नारायण जी हैं। जी हाँ, बी नारायण जी इसके अध्यक्ष हैं। तो इसे भी आप लोग स्टडी जीके में याद रखिएगा। अब चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पे। वन लाइनर में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वन लाइनर में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, उसका नाम क्या है? जी हाँ, ये भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम है PSR J23222650B, यह नींबू के आकार का है और इसका पता जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि T20 में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और एशियाई बल्लेबाज कौन बनी है? तो ये हमारी स्मृति मंधाना जी बनी है, जो कि बहुत स्टार बल्लेबाज हैं भारत की। T20 मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय तथा एशिया की भी पहली बल्लेबाज वो बन गई। अगला देखेंगे कि अमेरिका ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो यह सीरिया के आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया है इसने। फिर अगला देखेंगे फीफा अरब कप जो कि कतर में आयोजित हुआ 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे मोरक्को ने जीत लिया है। अरबी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? या 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, अरबी भाषा दिवस जो है 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला देखेंगे अबिया इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास हवाई सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और रूस के बीच हुआ। जी हाँ, अबिया इंद्र 2025 संयुक्त हवाई अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। अगला देखेंगे भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो हमारे जम्मू में हुआ। जी हाँ, इसे भी आप लगेगा क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इसे भी याद रखना जरूरी है। भारतीय शैली कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जम्मू में हुआ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। और आज के स्टैटिक जीके में हमने भारत के खनिज भंडार, उत्पादन भंडार तथा उसे डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लौह अयस्क के बारे में चर्चा की थी, आज हम बॉक्साइट उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बॉक्साइट का उत्पादन, जिसे यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कहा जाता है। जी हाँ, बॉक्साइट को एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है, अकेले 50%। उसके बाद गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो इसे भी आप लोग इस क्रम को याद रखिएगा, कभी हमारे एग्जाम में यह डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्रम के रूप में। फिर अगला देखेंगे भंडारण में, तो भंडारण में उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भंडारण में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात एक क्रम से है। बाकी वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो शीर्ष पे सबसे स्थान ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फिर गिनी है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, उसके बाद भारत का 5वां स्थान आता है। जी हाँ, बॉक्साइट उत्पादन में आप लोग याद रखिएगा वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, गिनी दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है, ब्राज़ील चौथे पे है तथा भारत 5वें स्थान पर आता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग थोड़ा भारत के जो बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं, किन राज्यों में कौन कौन सी जगह है। ये भी हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक तरफ राज्यों के नाम दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ उनके जगहों के नाम मिलान में करने के लिए दे दिया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहला देखते हैं उड़ीसा में। जी हाँ, उड़ीसा में जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बॉक्साइट का, तो 50% अकेले करता है। तो इसमें रायगढ़ हो गया, कालाहांडी हो गया, पचमपल्ली हो गया, कोरापुट हो गया, ये चार जगहों पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी मध्य प्रदेश में आपने मांडला हो गया, कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, शहडोल हो गया, यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। झारखंड में आपका लोहरदगा हो गया, पलामू हो गया, छत्तीसगढ़ में आपका सरगुजा हो गया, बस्तर हो गया, बिलासपुर हो गया। तो इन सब जगहों पे बॉक्साइट का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, जो कि भारत की ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए ये सब जगह जाने जाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कराया जा रहा है। भारत में खनिज भंडारण के क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आज की स्टैटिक जीके पॉइंट में जाना। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में पहले हम कल का उत्तर जान लेंगे। कल हमने पूछा था कि भारत रत्न सर्वप्रथम कब दिया गया? तो भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 से शुरू किया गया था। और इसे किसे दिया गया था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को और डॉक्टर CB रमन को दिया गया। जी हाँ, यह भारत रत्न जो है सर्वप्रथम इन्हीं 3 लोगों को दिया गया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, और इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह सम्मान कला और साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यह भारत रत्न जो है यह उपाधि से बाहर है, या इसे उपाधि नहीं माना गया, इसे पुरस्कार की श्रेणी में माना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में, आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का क्वेश्चन है कि ओपेक, जी हाँ, ये पेट्रोलियम देशों का एक संगठन है जिसे कि आप लोग जानते हैं। तो आप लोग ओपेक का फुल फॉर्म तथा ओपेक की स्थापना आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है 1961, ऑप्शन नंबर है 1960, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1963। तो आप लोग ओपेक की स्थापना तथा ओपेक का फुल फॉर्म आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करें, आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे करंट की क्लास डेली मिलती रहे। तो ऐसे ही आप लोगों को रोज़ाना इस तरह की क्लास मिलती रहेगी। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर वही चीज़ करवाए जाते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों और अपने फ्रेंडों में से शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई क्लास, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।